उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी, जैसे उस एक आवाज ने बाजार के हर शोर को निगल लिया हो। माँ, आज मैं आपको पूरी शॉपिंग करवा कर लाऊंगी। हाँ बेटी, तू कभी कभी तो ड्यूटी से आती है, इसलिए बहुत कम मौका मिल पाता है। क्या बताऊँ माँ, समय ही नहीं मिलता। ये तो आज भी मैं जैसे तैसे एडजस्ट करके आई हूँ। ये लो माँ, पहुँच गए हम अपने बाजार। बेटी, अब बाइक को तो पार्किंग में खड़ी कर दे। ठीक है माँ, तुम उतर जाओ, मैं बाइक को पार्किंग में खड़ी कराती हूँ। डीएम कीर्ति कुमारी आज अपनी मां शांति देवी के साथ बाजार जा रही थी, जो कई महीनों बाद कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि किसी सरकारी तामझाम की वजह से मां के साथ बिताए जाने वाले इन कीमती पलों में कोई खलल पड़े। तभी कीर्ति ने एक बंद पड़ी दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, मां, आपको याद है वह सामने वाली दुकान? बचपन में यहां से आप मुझे स्कूल के लिए सफेद रिबन दिलाया करती थीं। उनकी बात सुनकर शांति देवी मुस्कुराई। हाँ बेटी, और तू हमेशा 2 की जगह 4 रिबन की जिद करती थी। तू कहती थी कि 2 खो जाएंगे। दोनों हंसते बतियाते आगे बढ़ रही थीं। वे अपनी ही दुनिया में मग्न थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी यह खुशियों भरी दुनिया तहस नहस होने वाली है। तभी बाजार की गुनगुनाहट को चीरती हुई 3-4 पुलिस मोटरसाइकिलों का खौफनाक सायरन गूंजा। बाइक्स तेजी से भीड़ को हटाती हुई अंदर घुस गईं। हर बाइक पर 2-2 सिपाही बैठे थे, जिनके चेहरे हेलमेट के काले शीशों के पीछे छिपे थे, लेकिन हाथों में लिए डंडों से उनकी नीयत साफ झलक रही थी। एक हवलदार चिल्लाते हुए बोला, चलो हटो, सब रास्ता खाली करो, दुकान के अंदर जाओ, ऊपर से हुक्म है, साहब का काफिला निकलने वाला है। यह सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे अपनी दुकानों और ठेलों को अंदर खींचने लगे। जो बाजार अभी जिंदगी से भरपूर लग रहा था, अब वहां एक अजीब सा डर पसर गया था। एक सिपाही ने फूल बेच रही बूढ़ी औरत की टोकरी पर लात मार दी, जिससे सारे गेंदे के फूल सड़क पर बिखर गए। एक लड़का यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। जब अफसर का दौरा हो तो मक्खी भी नहीं दिखनी चाहिए, सब साफ चाहिए। एक अफसर गरज रहा था। उसका नाम था इंस्पेक्टर बच्चन राणा। उसकी तोंद उसकी वर्दी से बाहर झांक रही थी और आंखों में सत्ता का नशा साफ दिख रहा था। इस इलाके में वह अपनी बदसलूकी और घमंड के लिए जाना जाता था। किसी को पता नहीं था कि कौन सा अफसर आ रहा है, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। यह तमाशा यहां लगभग रोज होता था। कीर्ति यह सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वह बाजार, जहां उसकी मां ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, आज उसी जगह वर्दी पहने लोग आम इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वे किसी के गुलाम हों। कीर्ति ने उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन शांति देवी ने उसे रोक लिया। दोनों बिना कोई दखल दिए आगे बढ़ने लगी। चलते चलते शांति देवी के पैर दुखने लगे तो वह एक दुकान के बाहर रखे खाली बक्से पर बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटी तुम जाओ, सब्जियां ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। कीर्ति बोली, मां, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कीर्ति वहां से चली गई। इंस्पेक्टर बच्चन राणा की नजर शांति देवी पर पड़ी। वह तुरंत उनके पास आया और चिल्लाया, ए बुढ़िया, यहां क्यों बैठी है? ये वीआईपी रूट है, दिखाई नहीं देता? उसकी आवाज में जरा भी लिहाज नहीं था। शांति देवी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बेटा बस पैर दुख रहे थे, अभी उठ जाती हूं। इंस्पेक्टर राणा ने जहरीली हंसी हंसी, तेरी उम्र के बराबर तो मेरी नौकरी हो गई है, तुम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते हो, रुक अभी सिखाता हूं तरीका। और उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी, जैसे उस एक आवाज ने बाजार के हर शोर को निगल लिया हो। लोग पत्थर बनकर खड़े रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी कीर्ति वापस लौटी और उसने अपनी मां का झुका हुआ चेहरा देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। कीर्ति वहीं जम गई। उसके कानों में बस उस थप्पड़ की गूंज थी। वह थप्पड़ सिर्फ उसकी मां के गाल पर नहीं पड़ा था, वह उसकी आत्मा पर पड़ा था। क्रोध से भरी कीर्ति इंस्पेक्टर राणा की तरफ बढ़ी। अबे ओ इंस्पेक्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? तुम लोग ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो? अरे ओ छोकरी, अब तू मुझे सिखाएगी क्या करना है क्या नहीं। चल भाग यहाँ से, ज्यादा ज्ञान मत दे। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, या तो मेरी माँ से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी वर्दी उतारने में समय नहीं लगेगा।
सॉरी। अब ये कल की छोकरी मुझसे माफी मंगवा रही है, ज्यादा ज्ञान क्यों पेल रही है? तो तू जब पैदा हुई थी तब से इंस्पेक्टर हूं मैं। बस यही सुनकर कीर्ति के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया। फोन उठते ही उसने शांत लेकिन लोहे जैसी आवाज में कहा, मैं सोनपुर जिले की डीएम कीर्ति कुमारी बोल रही हूं। इंस्पेक्टर बच्चन राणा और उसकी पूरी टीम को अभी इसी वक्त सस्पेंड किया जाए और एसएसपी साहब को कहो 15 मिनट के अंदर मुझे इसी बाजार में मिले। फोन रखते ही कीर्ति ने अपनी मां को उठाया, उनके आंसू पोंछे और सीने से लगा लिया। लोग सन्न होकर देख रहे थे कि यह लड़की कौन है जिसने एक फोन से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। इंस्पेक्टर राणा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ठीक 15 मिनट बाद एसएसपी की गाड़ी सायरन बजाती हुई पहुंची। एसएसपी लगभग दौड़ते हुए उतरे। मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। कीर्ति ने हाथ उठाकर रोका। यह गलती नहीं है एसपी साहब, यह बहुत बड़ा अपराध है। यही बाजार के सामने इंस्पेक्टर राणा और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें जबरदस्ती जीप में ठूंसा गया। भीड़ तालियां बजाने लगी। किसी ने नारा लगाया, डीएम साहिबा जिंदाबाद। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये गर्व के आंसू थे। उस रात कीर्ति अपने सरकारी बंगले पहुंची, पर उसका मन शांत नहीं था। उसने जन सुनवाई नाम की फाइल खोली, जिसमें ऐसे दर्जनों मामले दबाए गए थे। कहीं पुलिस की अवैध वसूली, कहीं बेगुनाहों पर झूठे केस, कहीं किसी गरीब की एफआईआर तक न लिखना। कीर्ति समझ चुकी थी, लड़ाई इंस्पेक्टर राणा से नहीं, लड़ाई उस सोच से है जो वर्दी को इंसानियत से बड़ा समझती है। अगली सुबह कीर्ति कुमारी ने डीएम की गाड़ी नहीं बुलाई। उसने एक साधारण सा सलवार सूट पहना और एक आम लड़की की तरह अपनी बुलेट बाइक पर बैठकर निकल पड़ी। उसकी मंजिल थी थाना सूरजपुर, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें यहीं से थीं। वह थाने पहुंची तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। कहां, किससे मिलना है? कीर्ति ने घबराई हुई लड़की की एक्टिंग करते हुए कहा, एक शिकायत दर्ज करवानी है। इतना बोलकर वह अंदर चली गई। अंदर इंस्पेक्टर दरोगा गजेंद्र सिंह पान चबाता हुआ बैठा था। उसने कीर्ति को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या हुआ, किसके खिलाफ शिकायत है? कीर्ति नरम भाव से बोली, यहीं के कुछ पुलिस वालों के खिलाफ। वो मेरे भाई को कल रात घर से उठाकर ले आए हैं और छोड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं। दरोगा गजेंद्र जोर से हंसा, अच्छा, पुलिस की शिकायत पुलिस से ही करने आई है? चल भाग यहां से, ज्यादा नाटक किया तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। कीर्ति हल्का सा मुस्कुराई। तभी दरवाजे से वही एसपी अंदर आया जो एक दिन पहले कीर्ति के एक फोन पर बाजार में दौड़ता हुआ आया था। दरोगा गजेंद्र और सिपाहियों की आंखें जैसे ही एसपी पर पड़ी, सभी तुरंत खड़े हो गए। दरोगा गजेंद्र सिंह तेजी से सामने रखी कुर्सी के पास गया, उसे अपने हाथों से साफ करने लगा और बोला, साहब बैठिए। एसपी जैसे ही कुर्सी पर बैठने वाला था, उसकी नजर कोने में खड़ी कीर्ति पर पड़ी। वह तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एसपी को इस हालत में देखकर दरोगा गजेंद्र सिंह के भी होश उड़ गए। उसके मन में सवाल उठने लगा, इस लड़की को देखकर एसपी साहब का चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? उसने धीरे से पूछा, साहब क्या हुआ? एसपी ने गुस्से और डर के मिले जुले स्वर में दरोगा गजेंद्र पर फटकार लगाई, इस मैडम को कुछ बोला तो नहीं ना? यह सुनकर मानो गजेंद्र के पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। एसपी साहब तुरंत दौड़ते हुए कीर्ति के पास गए और बोले, मैडम मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। यह देखकर मानो दरोगा गजेंद्र जमीन में धंस गया हो। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। वह घबराकर बार बार एसपी की तरफ देख रहा था और फिर उसके सामने खड़ी कीर्ति की तरफ। कीर्ति अब मुस्कुराना छोड़कर गंभीर हो गई। उसकी आंखें तेज और सख्त हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और दरोगा गजेंद्र के सामने खड़ी हो गई। गंभीर और ठंडी आवाज में बोली, इंस्पेक्टर तुम्हें पता भी है तुमने अभी किससे बात की है? मैं वही कीर्ति कुमारी हूं, इस जिले की डीएम जिसे तुमने कुछ देर पहले थाने में डालने की धमकी दी थी। अब बताओ, जनता की शिकायत सुनने के बजाय तुम लोग उन्हें उठाकर थाने में बंद कर देते हो और पैसे वसूलते हो। यही है तुम्हारा न्याय, यही है तुम्हारी वर्दी की इज्जत। गजेंद्र हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वह कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर कीर्ति से माफी मांगने लगा, मैडम मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, दया कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कीर्ति ने उसकी ओर सख्त नजरों से देखा और ऊंची आवाज में बोली, माफी से कानून नहीं चलता इंस्पेक्टर, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। आज से तुम इस कुर्सी के लायक नहीं हो, तुम्हें जेल में डालना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ सस्पेंड करती हूं ताकि बाकी पुलिस वालों को सबक मिले।
एसपी ने तुरंत सिर झुकाकर आदेश मानते हुए सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाही आगे आए और दरोगा गजेंद्र को पकड़ लिया। गजेंद्र हाथ जोड़कर रोने लगा। मैडम, रहम कर दीजिए, मेरी नौकरी चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कीर्ति ने एक कदम पीछे हटकर ठंडी आवाज में कहा, जब तुम किसी गरीब की फरियाद सुनने के बजाय उसे धमकाते और थाने में बंद कर देते हो, तब उसके घर का क्या होता है, कभी सोचा है? अब अपने घर की चिंता करना। थाने में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस महिला डीएम पर थीं, जिसकी आंखों में नरमी नहीं बल्कि न्याय की आग जल रही थी। कुछ ही मिनटों में थाने का नक्शा बदल गया। अवैध रूप से हिरासत में रखे गए लड़के आकाश को तुरंत छोड़ा गया और उस दरोगा समेत 3 पुलिस वालों को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 3-4 दिनों तक पूरे जिले में एक दहशत फैल गई, एक गुमनाम डीएम का खौफ। कोई नहीं जानता था कि वह कब, कहां, किस रूप में पहुंच जाए। कभी वह किसान बनकर तहसील पहुंच जाती, कभी मजदूर बनकर पुलिस चौकी। पूरे शहर में डीएम कीर्ति कुमारी के किस्से सुनाए जाने लगे। एक ऐसी अफसर जो दिखती नहीं, बस इंसाफ करती है। जनता खुश थी, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे कुछ बेईमान लोग बेचैन होने लगे। उनकी अवैध कमाई बंद हो गई थी, उनका रोब खत्म हो रहा था। और फिर वही हुआ जिसका कीर्ति को अंदाजा था। एक दिन गृह मंत्रालय से एक चिट्ठी आई। डीएम कीर्ति कुमारी द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की जांच के लिए विशेष समिति गठित की जाती है। यह सीधी चेतावनी थी, अपनी हद में रहो। उस शाम शांति देवी ने फोन लगाकर पूछा, बेटी, यह सब खतरनाक है, तू अकेली इन सब से कैसे लड़ेगी? कीर्ति ने नरम आवाज में कहा, मां, जब आपने मुझे पढ़ाया था तब यह नहीं सोचा था कि लड़ाई कितनी बड़ी होगी। आपने बस ये सिखाया था कि सच के लिए लड़ना है। और वैसे भी मैं अकेली नहीं हूं, पूरा शहर मेरे साथ है। लेकिन भीतर वह जानती थी लड़ाई अब और कठिन होने वाली है। रात में जब वह सोने जा रही थी, उसका भरोसेमंद जूनियर आकाश डरते हुए उसके पास आया। वह घबराया हुआ था। उसने बिना कुछ बोले अपने हाथ में पकड़ा टेबलेट कीर्ति के आगे बढ़ा दिया। टेबलेट पर देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल का लाइव शो चल रहा था। स्क्रीन पर कीर्ति की तस्वीर थी और नीचे लाल अक्षरों में चल रहा था, डीएम के 2 चेहरे। क्या सोनपुर की मसीहा ही सबसे बड़ी मुजरिम है? एक गोदी मीडिया का पत्रकार चिल्ला रहा था, ये देखिए हमारे स्टिंग ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव फुटेज। स्क्रीन पर भीमराव कॉलोनी का धुंधला वीडियो चल रहा था, जहां कीर्ति भेष बदल कर गई थी। एडिटिंग इतनी चालाकी से की गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह चाय वाले को धमका रही हो। फिर एक नकली ऑडियो जिसमें उसकी आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। पत्रकार पागलों की तरह चिल्ला रहा था, एक महिला डीएम पुरुष के नाम से क्यों घूम रही थी? क्या वह पुलिस पर झूठे आरोप लगा रही है? क्या यह एक बड़ी साजिश है? कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हमला साधारण लोगों ने नहीं किया था, यह सिस्टम के एक ताकतवर छिपे दुश्मन ने किया था, जो सामने नहीं आता लेकिन वार घातक करता है। आकाश डरते हुए बोला, मैम, ये वीडियो हर न्यूज चैनल पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। उन्होंने आपके खिलाफ मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। अब लड़ाई दफ्तर की नहीं है मैम, ये लड़ाई पूरे देश के सामने है और इस लड़ाई में सच का कोई गवाह नहीं होता। कीर्ति की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं, जहां एक गोदी पत्रकार चीख चीख कर उसकी ईमानदारी की हत्या कर रहा था। धोखेबाज डीएम, सिस्टम को धोखा, झूठे स्टंट की सच्चाई, शब्द उसकी आत्मा को चीर रहे थे। उसने सोचा था लड़ाई भ्रष्ट अफसरों से होगी, पर यह लड़ाई तो अलग ही थी। यह लड़ाई थी धारणा, परसेप्शन की, एक ऐसे झूठ से जिसकी बार बार पुनरावृत्ति उसे सच बना सकती थी। आकाश ने पूछा, मैम, अब हम क्या करेंगे? कीर्ति ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं, वही शहर जिसके लिए वह दिन रात लड़ रही थी। और आज शायद वही लोग टीवी पर उसकी छवि को एक अपराधी की तरह देख रहे थे। तभी फोन की घंटियां बजने लगीं। लैंडलाइन, मोबाइल, एक के बाद एक कॉल। लखनऊ से बड़े अफसर, किसी की आवाज में हमदर्दी का दिखावा, किसी में डांट। सबका निष्कर्ष एक ही, आपने ये क्या कर दिया? पूरे प्रशासन की नाक कटवा दी। बेहतर है कुछ दिनों की छुट्टी ले लें, मामला शांत होने दीजिए। सिस्टम उसे धीरे धीरे अलग थलग करने लगा था। अगली सुबह वह उठी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह हार नहीं सकती थी। अगर आज वह हार गई तो फिर कोई सच के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने अपना फोन उठाया और एक पुराना नंबर मिलाया। यह नंबर था उसके कॉलेज के पुराने गुरु प्रोफेसर शर्मा का, जो अब शांत जीवन जी रहे थे। प्रोफेसर शर्मा सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वह पत्रकारिता और जनसंचार के विशेषज्ञ थे। वह जानते थे कि शब्दों और तस्वीरों से कैसे खेला जाता है। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए।
डीएम कीर्ति कुमारी ने बिना किसी भूमिका के कहा। प्रोफेसर शर्मा ने पूरी बात शांति से सुनी। सब कुछ सुनने के बाद वह बस इतना बोले, कीर्ति याद रखना, झूठ की रफ्तार हमेशा सच से तेज होती है। वह तुमसे आगे निकल चुका है। अब अगर उसे हराना है तो तुम्हें एक नया, उससे भी बड़ा सच बनाना होगा। तुम एक झूठ का जवाब 100 सबूतों से नहीं दे सकती। तुम्हें एक कहानी का जवाब एक ज्यादा सच्ची और ज्यादा असरदार कहानी से देना होगा। यह शब्द कीर्ति के लिए एक दिशा निर्देश की तरह थे। वह समझ गई कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत आकाश को बुलाया। आकाश, पिछले 4 दिनों में हमने जितने भी थानों और चौकियों पर कार्रवाई की है, उन सब की वीडियो फुटेज, सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपियां और सबसे जरूरी उन सभी लोगों की लिस्ट निकालो जिनकी हमने मदद की है। अगले 2 घंटे तक कीर्ति और आकाश सबूत इकट्ठा करने में लगे रहे। उनके पास सूरजपुर थाने से छुड़वाए गए बेगुनाह लड़कों 100 के बयान थे। भीमराव कॉलोनी के उन लोगों के वीडियो थे जो सालों से पुलिस के अत्याचार से परेशान थे। उस बूढ़ी फूल बेचने वाली का इंटरव्यू था जिसकी टोकरी पर लात मारी गई थी। उनके पास एक एक चीज का कच्चा चिट्ठा था। आकाश ने पूछा, अब इन सबूतों का क्या करेंगे मैम? गोदी मीडिया तो हमें दिखाएगा नहीं। गोदी मीडिया कहानी दिखाता नहीं, कहानी बनाता है। कीर्ति ने कहा, हम अपनी कहानी खुद कहेंगे। उसने प्रोफेसर शर्मा की मदद से एक युवा स्वतंत्र यूट्यूबर पत्रकार से संपर्क किया। उसका नाम था काजल भारद्वाज, जो किसी बड़े न्यूज चैनल के लिए काम नहीं करती थी। वह अपना यूट्यूब चैनल चलाती थी जहां वह बेखौफ होकर खोजी पत्रकारिता करती थी। उसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक थी। मध्य रात्रि को कीर्ति ने शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर काजल से मुलाकात की। यह बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन अब खतरे उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कीर्ति ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह एक पेन ड्राइव है। इसमें वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। पेन ड्राइव में पूरी साजिश और सारे सबूत मौजूद थे। काजल भारद्वाज ने पेन ड्राइव लिया और तुरंत अपनी रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री के जरिए पूरा सच सामने ला दिया। कीर्ति की बेबसी और उन पर लगाए गए झूठे आरोपों की सारी परतें खोल दी गईं। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। भ्रष्ट पुलिस अफसर बौखला गए। कीर्ति और आकाश ने साजिश के पीछे का नेटवर्क खोज निकाला और पता चला कि आईजी अशोक सिंह ही पूरा मास्टरमाइंड था। उसकी ईमानदार छवि के पीछे 20 साल पुराने अपने अतीत का एक काला राज छिपा था, जिसमें कीर्ति के पिता की हत्या और केस दबाना शामिल था। कीर्ति ने बूढ़े हवलदार राम से अपने पिता की हत्या का डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज करवाया। उसके पास अब आईजी अशोक सिंह के साम्राज्य को ध्वस्त करने के पुख्ता सबूत थे। राज्य की उच्च स्तरीय जांच समिति के सामने सबूत पेश किए गए और आईजी अशोक सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। 20 साल बाद वह और उसकी मां शांति देवी वहीं गए जहां उसके पिता की मौत हुई थी। अब वहां डर नहीं, सिर्फ सुकून था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने संबंधित लोगों को शेयर जरूर करें। हमारी वीडियो के लिए आपका अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और